गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो श्वासोच्छ्वास की विशिष्ट क्रियाएं और सामान्य श्वसन अनियमितता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विशिष्ट क्रियाओं के बारे में। विशिष्ट क्रियाओं में सबसे पहले है खांसना। खांसना क्या है भाई? जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे धूल का कण या भोजन का कण हमारे श्वसन मार्ग में जैसे कि कंठ वगैरह में यदि आकर के अटक जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो कहलाती है क्या? खांसना। जब कोई बाहरी पदार्थ हमारे श्वसन मार्ग जैसे कंठ इत्यादि में आकर के फंस जाता है, ठीक, तो उसे बाहर निकालने के लिए जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसे कहा जाता है क्या? खांसना। इस क्रिया हेतु फेफड़े से तेजी से हवा आती है और उस बाहरी पदार्थ को अपने साथ बाहर लेके मुख के माध्यम से आ जाती है। फिर इसके बाद होता है छींकना। छींकना क्या है? जब कोई बाहरी पदार्थ का कण जैसे धूल का कण है या कोई भी बाहरी पदार्थ जो है जब हमारे नासा मार्ग में आकर के अटक जाता है तो वो हमारे नासा मार्ग को उत्तेजित कर देता है। उस पदार्थ के कण को जो नासा मार्ग में अटक गया उसे बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो भी छींकना कहलाती है। याद रखिएगा, खांसने में पदार्थ कहां पर अटकेगा? कंठ में, कंठ वाले श्वास मार्ग में। और छींकने में पदार्थ कहां अटकता है? नासा मार्ग में। ठीक, इन दोनों पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जब भी कोई पदार्थ यहां आ जाए तो खांसने की क्रिया होगी, यहां अटक जाए हमारे नासा मार्ग में तो छींकने की क्रिया होगी। लेकिन प्रत्येक क्रिया में क्या होगा? फेफड़े से हवा तेजी से आएगी, ठीक, और उस कण को अपने साथ बाहर लेकर के आएगी। बस इतना है कि खांसते समय वो हवा मुंह से बाहर निकलेगी और छींकते समय नासा छिद्रों से बाहर निकलेगी। अनुभव कीजिएगा। फिर बात करते हैं खर्राटे। खर्राटे क्या होते हैं? तो नींद के समय जो ग्रीवा की पेशियां हो जाती हैं, नींद के समय जब हमारी गले की जो पेशियां होती हैं, ग्रीवा पेशियां, ये जब क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। और साथ में कौवा, जब आप मुंह खोल करके आईने के सामने देखेंगे तो पीछे वी शेप वाला हिस्सा आपको दिखेगा, उसे कहा जाता है कौवा या युगुला। ठीक है ना? तो ग्रीवा पेशियों के शिथिलन और इस युगुला और जो कोमल तालु होता है, कोमल तालु क्या होता है? ये जो हमारे मुंह का ऊपरी जबड़े में जो सामने वाला हिस्सा है ये कहलाता है कठोर तालु, है ना? ये कठोर तालु है। और इसके पीछे जो हिस्सा होता है ऊपरी जबड़े में वो क्या कहलाता है? कोमल तालु। तो एक तो नींद के समय ग्रीवा पेशियों का क्या होता है? संकुचन, और साथ में वो जो कौवा है अर्थात जो योगुला है, ठीक है ना, और जो कोमल तालु वाला हिस्सा है वो वायु के आने जाने में क्या करता है? रात के समय बाधा उत्पन्न करता है। और उसी बाधा के कारण से हम कहेंगे खर्राटे जो है वो पैदा होते हैं। गले की पेशियों में संकुचन के कारण कोमल तालु, ऊपरी जबड़े का पिछला भाग कोमल तालु, और जो युगला होता है वी शेप, जो मुंह के अंदर जब आप आईने के सामने खोल करके देखेंगे पीछे एक वी शेप वाला हिस्सा दिखेगा, उसे युगला कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? रात के समय जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे आवाज आती है, उसे नाम दिया जाता है क्या? खर्राटे कहा जाता है। हिचकी की बात करें, हिचकी क्या है? हिचकी जो है तंतुपट, तंतुपट मतलब जो डायफ्राम होता है, तंतुपट मतलब जो क्या होता है? डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम में अचानक ऐंठन से, आप जानते हैं कि हमारा जो डायफ्राम है वो इस प्रकार से, मैंने आपको श्वासोच्छ्वास में बताया था कि वो इस प्रकार से संकुचित होता है, शिथिल होता है, संकुचित होता है, शिथिल होता है। तो हिचकी के समय तंतुपट की जो पेशियां होती हैं वो अचानक से क्या होती हैं? अचानक से संकुचित हो जाती हैं। तंतुपट इस प्रकार से होता है, ठीक, तो हिचकी के समय अचानक से उसकी पेशियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? संकुचित, जैसे जिससे क्या होता है? तेजी से हवा अंदर प्रवेश करती है। और जो हमारे कंठ के ऊपर जो ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है वो झटके के साथ बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। और इसी कारण क्या आती है? हिचकी। तो आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि तंतुपट की पेशियों में अचानक ऐंठन से क्या होता है, तो हम कहेंगे हिचकी आती है। हमारा जो पेशी डायफ्राम होता है, ठीक है ना, जैसे तंतुपट के नाम से जानते हैं, इसमें जब अचानक ऐंठन होती है तो ये संकुचित हो जाता है, जिससे पूरा स्पेस खाली हो जाता है, बाहरी हवा तेजी से अंदर की ओर जाती है। और कंठ के ऊपर जो ढक्कन होता है, कंठ के ऊपरी हिस्से में जो ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, वो झटके के साथ खुलता हो और बंद होता है, ठीक। तो इस प्रकार हिचकी उत्पन्न होती है। फिर आगे लेते हैं जमाई। ये जमाई क्या आपने देखा होगा, कई लोग जमाई लेते रहते हैं, आप भी लेते हैं जमाई, ठीक। तो जमाई क्या है? तो क्या होता है? जब कभी रक्त में O2 की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जब कभी रक्त में O2 की कमी आ जाती है तो रक्त में O2 की कमी होने के कारण, ठीक, जो लंबा श्वसन होता है, लंबी सांस हम लेते हैं, ठीक है ना, मुंह से आपने देखा होगा कि जमाई के समय हम तेजी से हवा खींचते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब कभी रक्त में O2 की कमी आ जाती है तो उसके कारण होने वाला लंबा श्वसन क्या कहलाता है?
जमाई कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से खांसना, छींकना, खर्राटे, हिचकी और जमाई। अब आगे चलते हैं सामान्य श्वसन अनियमितता की ओर। सामान्य श्वसन अनियमितताएं क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या है? ऊतकों में जब कभी O2 की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो शरीर के किसी भी अंग में या ऊतक में O2 की कमी होना क्या कहलाता है? हाइपॉक्सिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा। मृत्यु हो सकती है इसके कारण, क्योंकि O2 की कमी के कारण से क्या होगा? शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। एम्फाइसेमा, वेरी IMP, ये शुरू के जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने को ध्यान रखना। हाइपॉक्सिया, ऊतकों में या अंगों में ऑक्सीजन की कमी होना, या अंगों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने वाला जो रोग है वो हाइपॉक्सिया कहलाता है। एम्फाइसेमा क्या है? धूम्रपान के कारण होने वाली श्वसन संबंधी अनियमितता। ये प्रश्न आ चुका है। धूम्रपान के कारण होने वाली श्वसन संबंधी अनियमितता क्या है? एम्फाइसेमा। धूम्रपान के कारण जो कुपिकाओं की जो दीवार होती है वो फट जाती है। कुपिकाओं की दीवार के फट जाने के कारण क्या होता है? जो गैसी विनिमय होता है, जो गैसों का आदान प्रदान है। अब सीधी सी बात, जब कुपिकाएं फट जाएंगी क्या होता है? कुपिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन भरती है। लेकिन धूम्रपान के कारण जब कुपिकाएं फट जाएंगी तो कुपिकाओं के फटने के कारण गैसीय स्थान जो है वो कम हो जाएगा, जिससे गैसीय विनिमय क्या हो जाएगा? कम, और श्वसन दर बढ़ जाएगी। मतलब सांस जल्दी जल्दी आने जाने लगेगी। ठीक, सांस जल्दी जल्दी आने जाने लगेगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी। तो ये रोग कहलाएगा एम्फाइसेमा। ध्यान रखना है, धूम्रपान के कारण होने वाली श्वसन संबंधी अनियमितता कौन सी है? तो हम कहेंगे एम्फाइसेमा। इसमें कुपिकाओं की दीवार फट जाती है, जिससे ऑक्सीजन का सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, और हम कहेंगे श्वसन दर बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया, ये भी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कभी रक्त में O2 की हो जाती है कमी और CO2 की हो जाती है क्या? वृद्धि, तो जो श्वसन केंद्र है वो निष्क्रिय हो जाता है। मस्तिष्क का जो श्वसन केंद्र है वो निष्क्रिय हो जाता है। जब कभी हमारे रक्त में O2 की कमी आ जाती है और CO2 की वृद्धि हो जाती है, तो मस्तिष्क का जो श्वसन केंद्र है वह क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है और अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्योंकि श्वसन केंद्र जो है वो काम करना बंद कर देगा। श्वसन केंद्र जब काम करना बंद कर देगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक, दम घुटेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एम्फाइसेमा जो है वो धूम्रपान के कारण होने वाली श्वसन संबंधी अनियमितता, और एस्फेक्सिया रक्त में O2 की कमी और CO2 की वृद्धि के कारण श्वसन केंद्र के निष्क्रिय हो जाने से सांस लेने में होने वाली तकलीफ, फिर दम घुटना और अंत में मृत्यु का कारण है। आगे चलते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण जब कभी कुपिकाओं में जल या लसिका भर जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण से जब कभी कुपिकाओं में जल भर जाता है या लसिका भर जाती है, तो जो गैसीय आदान प्रदान है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही बीमारी क्या कहलाती है? न्यूमोनिया कहलाती है। ठीक, ये बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो जीवाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो जीवाणु होता है, ये फेफड़े में पहुंचकर रेशेदार ऊतकों का क्या करता है? निर्माण। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो जीवाणु है वो फेफड़े में पहुंचकर रेशेदार ऊतकों का क्या करता है? निर्माण करता है, जिससे श्वसन हेतु सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम। ध्यान रखिएगा, फेफड़े में जब इस प्रकार से रेशेदार ऊतक रेशे बनने लगेंगे तो अंदर जो ऑक्सीजन के लिए जगह है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, दम घुटेगा और अंत में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक, आजकल ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का जो इलाज है वह संभव है। याद रखिएगा, पहले नहीं था लेकिन अब संभव है। अब चलते हैं फेफड़े का कार्सिनोमास। क्या होता है? जब बहुत ज्यादा धूम्रपान कोई व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ठीक, जिसे दुर्दम कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जाना जाता है। फेफड़े का कार्सिनोमास, तो बहुत ज्यादा धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के जो फेफड़े होते हैं उनमें हम कहेंगे कैंसर हो जाता है, जिसे दुर्दम कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जाना जाता है। और अंत में चलते हैं कोराइजा की ओर। कोराइजा क्या है? तो राइनोवायरस, ध्यान रखिएगा, विषाणु राइनोवायरस के कारण लगने वाली जो सामान्य ठंड है ना, वही क्या कहलाती है? कोराइजा कहलाती है। ठीक, राइनोवायरस के कारण लगने वाली सामान्य ठंड जो होती है वो कहलाती है कोराइजा। इसके अलावा एक और रोग भी है इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, बुखार से संबंधित। ठीक, तो इस तरह से हम ये कहेंगे हाइपॉक्सिया, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, एम्फाइसेमा धूम्रपान के कारण होने वाली श्वसन संबंधी अनियमितता, एस्फेक्सिया रक्त में O2 की कमी और CO2 की वृद्धि के कारण श्वसन केंद्र पहले निष्क्रिय होता है, सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है।
फिर इसके बाद अंत में दम घुटता और मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण कुपिकाओं में जल भरना, ठीक है, लसिका का भरना और सांस लेने में बच्चों को तकलीफ होना। ट्यूबरकुलोसिस मैंने बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े में पहुंच करके और क्या करता है, रेशेदार ऊतकों का निर्माण करता है, जिससे ऑक्सीजन की जो रखने की जगह है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, फेफड़े का कार्सिनोमास, अत्यधिक धूम्रपान के कारण फेफड़े का कैंसर होता है, जिससे जो दुर्दम या मैलिग्नेंट कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आपको जूलॉजी की, बॉटनी की जो तैयारी करनी है ना, और जो केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो उसके लिए शिवलाल की पुस्तकों का उपयोग करें। जैसे ही मैं कोई यूनिट खत्म करता हूं तो मेरे साथ आप उस यूनिट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़िए, टिक मार्किंग कीजिए, और पीछे के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको कॉपी में नोट करना है और उन्हें याद करना है। पीछे के जितने भी प्रश्न, चाहे सामान्य प्रश्न हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के विकल्पी क्वेश्चन हो, खाली स्थान हो, उन्हें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी बढ़िया तैयारी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।